नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हरीश रावत के स्टिंग को लेकर बीजेपी विधायकों की राष्ट्रपति से मुलाकात। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। पीडीपी और बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात। कहा, विभागों के बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम में चुनावी रैलियां। कहा, गोगोई से नहीं गरीबी से है लड़ाई। राज्य के विकास को बताया बीजेपी का प्रमुख एजेंडा। तेलंगाना विधानसभा में उठा हैदराबाद विश्वविद्यालय का मामला। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा। कुलपति को हटाने की करेंगे मांग। और लीबिया में बमबारी में केरल की नर्स और उनके बेटे की मौत। विदेश मंत्री ने दी भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। यमन में बंधक पादरी की रिहाई की कोशिशें तेज। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटे मुख्यमंत्री हरीश रावत नए विवाद में घिर गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद बीजेपी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर दखल की मांग की है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार अल्पमत की सरकार है। हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। यदि बहुमत की सरकार होती तो वो इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करते। और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करिए और राष्ट्रपति शासन लागू करें। और इससे पहले उत्तराखंड में सियासी संकट में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बागी कांग्रेस विधायकों ने एक स्टिंग जारी कर यह दावा किया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने इसे साजिश करार देते हुए सीडी को फर्जी बताया है। उत्तराखंड में जारी सियासी संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में पत्रकार वार्ता में स्टिंग की सीडी भी जारी की और दावा किया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों को इस स्टिंग में 15 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश कर रहे हैं। आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरी जानकारी में है, भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्टिंग की कॉपी भेजकर हरीश रावत सरकार को हटाने की मांग की है। सदन में बहुमत हार के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। और आज जो सीडी में जो उनका आया है वक्तव्य, जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य हित पे सरकार का निर्णय नहीं है। हम अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को जान का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। स्टिंग के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी तुरंत उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। और हरीश रावत जी ने न सिर्फ अपने दल के लोगों को खरीदने की कोशिश की, हमारे दल के लोगों को भी खरीदने की कोशिश की। हमारे दल के लोगों को भी प्रलोभन दिया है। 1 मिनट भी हरीश रावत जी को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल सरकार को भंग करना चाहिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस स्टिंग को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक तबका बागी विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जो ये झूठ है जो बनाया गया है, ये इसी गठबंधन की उपज है। एक चुनी हुई सरकार जो आज भी बहुमत में है, 28 को भी बहुमत में रहेगी और उसके बाद भी बहुमत में रहेगी, उसके साथ
एक लोकशाही के साथ जो है ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को शनिवार शाम तक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया था। उन्हें दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को जवाब देने के लिए और समय देने की अपील ठुकरा दी थी। इससे पहले शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने भी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर रविवार को कोई फैसला हो सकता है। बागी विधायकों ने आज विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दे दिया है। साथ ही उन पर लगे आरोपों से जुड़े और दस्तावेजों की मांग भी की है। विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। उच्च मर्यादाओं को स्थापित रखना निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी की होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी संविधान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए अध्यक्ष की मर्यादा के तहत निश्चित रूप से न्याय करेंगे। सभी विधायकों का जवाब लेकर के आए थे और उनके वकीलों के साथ 2.5 घंटे की हियरिंग के बाद कुछ कागज उन्होंने मुझसे मांगे। वो कागज सूचनाएं वो हमने उनको उपलब्ध कराई और कुछ और उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए कहा। उसको मैंने उनको कल 9 बजे तक का समय दिया गया है। आपकी जो रिक्वेस्ट है कागज की, वो मैं कागज आपको कल दे दूंगा। तो हमने कहा साहब कागज तो आप दे देंगे, पर हम उसका करेंगे क्या अगर हम उसका जवाब न दे पाए और हम अपना पक्ष न प्रस्तुत कर पाए उसको देखने के बाद, तो देना न देना बेकार है। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए कोई पसले रेंग नहीं होगी इसमें। और इस वक्त विशाल दहिया हमारे संवाददाता इस मसले पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विशाल, ये तो क्लियर हो चुका है कि जो बागी विधायक हैं उन्होंने अपना जवाब जो है वो तय समय से पहले दे दिया है विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन क्या कहा है उन्होंने एग्जैक्टली, उस जवाब में क्या बोला गया, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए दीपक, जो बागी विधायक हैं उन्होंने उस नोटिस के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष को क्या लिखा है उसका खुलासा ना तो बागी विधायकों ने किया है और ना ही अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से या फिर विधानसभा सेक्रेटरीट की तरफ से इस तरह का कोई खुलासा किया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है कि अब जो ये पूरी राजनीतिक उठापटक उत्तराखंड में चल रही है उसका पटाक्षेप अगले 2 दिन में हो सकता है और इसकी शुरुआत कल से तय मानी जा सकती है जब विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर फैसला लेंगे, उस नोटिस पर फैसला लेंगे जो कि उनके कार्यालय की तरफ से भेजा गया था इन 9 बागी विधायकों को। इसमें एक और महत्वपूर्ण जिसे कहा जाए इवेंट रहेगा कल, वो रहेगा जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनकी अध्यक्षता में कल होने वाली कैबिनेट की बैठक। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उसका जो संविधान है उसके मुताबिक अगर सत्ताधारी दल जो कि जिसे कहा जाए कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी जो है सीएलपी के जो मेंबर होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं, अगर वो पार्टी विरोधी कोई कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो सीएलपी के जो पदाधिकारी बाकी पदाधिकारी होंगे, खासतौर पर जो सीएलपी के नेता होंगे और इस मामले में वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जब शुरुआत की जाएगी उस कार्रवाई की तो जो पार्टी का संगठन है वो उस पर अपनी मोहर लगाएगा। यानी कि ये भी एक औपचारिकता होनी बाकी है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं, खासतौर पर आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, उन्होंने सीधे तौर पर इस सवाल का साफ जवाब देने से इनकार किया कि क्या बागी विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई घर वापस आना चाहता है, रास्ता भटक गया है तो उसके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन ये दरवाजे कल तक शायद कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है, खासतौर पर जो राज्य स्तर की आला कमान है, उनको शायद ये दरवाजे बंद करना पड़े, क्योंकि उसी के वो भी एक आधार रहेगा स्पीकर जो असेंबली के हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनके फैसले का जो नहीं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है विशाल कि 28 तारीख को बहुमत भी साबित करना है हरीश रावत को। उससे पहले अगर ये नहीं होता, क्योंकि बागी विधायक अगर समय मांग रहे हैं, उनको यदि समय दे दिया जाता है, जैसा कि स्पीकर ने कहा है कि कल वो 9 बजे तक उनको कागज दे देंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कहीं ये मामला कहीं लंबा तो नहीं खिंच जाएगा या इसको वाइंड अप करने की जल्दबाजी में रहेगी कांग्रेस कल या परसों के बीच में? देखिए, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कहा जाए वो गवर्नर की तरफ से पहले ही खींची जा चुकी है, तब जबकि राज्यपाल ने सीधे तौर पर हरीश रावत को ये कहा था कि वो अपनी सरकार का बहुमत 28 तारीख तक विधानसभा में सिद्ध करें। यानी कि हरीश रावत के पास सिर्फ 28 तारीख शाम तक का समय है
और बिल्कुल। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। 28 तारीख को उन्हें सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करना है। तो ये जो स्पीकर के सामने, अध्यक्ष के सामने जो मामला अभी लंबित है, खासतौर पर कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया था, उसका फैसला उन्हें कल लेना होगा और उस फैसले के आधार पर ही तय हो पाएगा कि क्या 28 तारीख को हरीश रावत अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यानी हरीश रावत के लिए, उनकी सरकार के लिए, बागी विधायकों के लिए और खासतौर पर जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, जिसका समर्थन इन बागी विधायकों को अभी तक है, उन सभी के लिए ये जो अगले 48 घंटे हैं बड़े वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में कल तक का इंतजार करना होगा कि कल स्पीकर क्या फैसला देते हैं, क्योंकि 28 तारीख तक बहुमत साबित करने को कहा गया, 28 तारीख को बहुमत साबित करने को कहा गया है हरीश रावत को। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। मैं भी भारत, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आदिवासी भारत की। कर्ज के भंवर में फंसा आदिवासी किसान। कम से कम मैंने 10 पैकेट लगाया तो 10 पैकेट में अभी ढूर चारा दिया, कई फसल नहीं आई। जमीन को रखना पड़ा गिरवी। 100 का 16 रुपया दिया। ये कहीं अपने बने तो देव नहीं, तो फिर साल पर जमीन धरी देव पण देवणो उनके। किसानों की ये हालत क्यों है कि वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर नजर आता है। क्या सहकारी समितियां हैं कारगर? देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम की बात करेंगे। असम विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। शनिवार को असम में 5 रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने जहां सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाए तो वहीं अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में 5 चुनावी रैलियां की। उन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की जमकर तारीफ की, तो वहीं असम की बदहाली के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? हम तो कभी यहाँ सत्ता में नहीं रहे हैं, कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि असम के तकरीबन 2000 गांव ऐसे हैं जहां अब भी बिजली नहीं है। उन्होंने असम सरकार पर केंद्र से जारी हुए पैसों का हिसाब न देने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने खुद को असम के चाय बागानों में काम करने वालों का कर्जदार बताया और बड़े दिलचस्प अंदाज में उनसे कर्ज चुकाने की अपील की। चाय की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप ही की तो चाय थी जिसको उबाल उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। मुझे कर्ज चुकाने का मौका मिला है। आसाम में ऐसी सरकार बनाइए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और आसाम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। प्रधानमंत्री ने विकास को बीजेपी का एजेंडा बताते हुए अपनी केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाईं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार मुद्रा योजना के तहत अब तक 3.25 लाख लोगों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने तिनसुकिया, माजुली, बिहपुरिया, बोकाघाट, जोरहाट में 5 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। 126 विधानसभा सीटों के लिए असम में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज राज्यपाल NN वोहरा से मिलकर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री उनका बनना तय हो गया है। पीडीपी और बीजेपी जल्द ही बैठक कर मंत्रिमंडल और सरकार गठन की तारीख पर फैसला करेंगे। करीब 2.5 महीने के असमंजस के बाद जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में नई सरकार बनने जा रही है। शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेताओं के साथ जम्मू में राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। We are very thankful to the BJP party for extending their unconditional support to us. The agenda of alliance का जो basic purpose था, that was to keep Jammu and Kashmir together. I mean जो हमारे पोर्टफोलियो हमारे पास हैं वो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के पास हैं वो हमारे हैं, तो पोर्टफोलियो में क्या झगड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी का जो फैसला है कि हम पीडीपी को जो है सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, वो लेटर ऑफ सपोर्ट जो है मैंने गवर्नर साहब को दिया है। वी शैल सिट टुगेदर एंड डिस्कस logistics and various things how to form the government. We have no differences on agenda of alliance and we are committed to that. इससे पहले जम्मू में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें गठबंधन के एजेंडा के आधार पर पीडीपी को समर्थन देने का फैसला किया गया था। कांग्रेस ने देरी से सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियों की आलोचना की है। समय लिया, लेकिन ये पहले भी कर सकते थे। अगर यही करना था तो ये इनको पहले करना चाहिए था। गुरुवार को श्रीनगर में विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को पीडीपी विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर बीते करीब 2.5 महीने से सियासी रस्साकसी चल रही थी। मंगलवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 8 जनवरी से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रवाद पर वैचारिक बहस को आगे बढ़ाने का इरादा जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बीजेपी ने पहला दौर जीत लिया है। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना आधार गंवा दिया है और अब बीजेपी मुख्य पार्टी के रूप में उभर रही है। दिल्ली में शनिवार को प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर अरुण जेटली ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है और वो क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने लगी है। गठबंधन बना, उसके साथ हम भी जुड़ जाएं, थोड़ी सी सीट हमें दे दो। डीएमके का गठबंधन बना तो तमिलनाडु में थोड़ी सी सीट हमें दे दो। बंगाल में सीपीएम का बना तो थोड़ी सी सीट हमें दे दो। तो मैंने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस इज न्यू टेल एंडर ऑफ एवरी अलायंस। अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी का मकसद गरीबी दूर करना और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई व्यवस्थाएं बना रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार चल रही है। केवल ईमानदार व्यक्ति नहीं है, व्यवस्थाएं इस तरह की बनाई जा रही है देश में कि जहां भ्रष्टाचार और बेईमानी का कोई स्कोप ही न बचे। अरुण जेटली ने कहा कि देश की एकता के लिए पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी और राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से चौथे दिन भी पूछताछ की गई। पूछताछ में हेडली ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे इशरत जहां के बारे में बताया था। हेडली ने इस बारे में एनआईए को जानकारी भी दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। इसके अलावा हेडली ने यह भी खुलासा किया कि लश्कर के निशाने पर भारत का एक बड़ा नेता भी था, जिसकी वो हत्या करना चाहता था। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी डेविड हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया है। शनिवार को हेडली ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे हाफिज सईद के निशाने पर थे। लश्कर-ए-तैयबा बाल ठाकरे को सबक सिखाना चाहता था और हेडली ने इस काम को 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा था। हाफिज सईद का आज इसने नाम जरूर बताया और ये भी बताया कि हाफिज सईद ने शिवसेना प्रमुख की हत्या के लिए भी जो काम करना है कीजिए, ये बात उसने एनआईए के सामने कही थी, ये बात उसने बताई है। हेडली ने यह भी बताया कि लश्कर ने इस काम के लिए एक आतंकी को भारत भेजा भी था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिस वजह से हाफिज सईद के मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि वो आतंकी बाद में पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो गया था।
पूछताछ की शुरुआत में ये जरूर कहा जा रहा था कि हेडली के बयान दिन ब दिन बदले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जानकारी दी कि उनके और एनआईए के द्वारा दर्ज किए गए बयान में ज्यादा विरोधाभास नहीं है। इससे हमें लगता है कि हमारे और एनआईए की स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी नहीं है। छोटी मोटी जो भी चीजें हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को हेडली ने खुलासा किया था कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में भारत के लिए नफरत की आग झुलस रही थी और वो तभी से भारत से बदला लेने की फिराक में था। साथ ही हेडली ने यह भी बताया था कि 26/11 हमले के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी हेडली के घर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव की बर्खास्तगी का मुद्दा उठाएंगे। राव ने शनिवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक ने इस मुद्दे पर गतिरोध भी पैदा किया, जिसके चलते कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के विरोध में कुलपति अप्पा राव को हटाने की मांग कर रहे हैं। 22 मार्च को उनके 2 महीने के बाद छुट्टी से लौटने पर भी छात्रों ने जमकर विरोध किया था। लेह के तुर्तुक इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आए लापता सेना के जवान राइफलमैन सुनील राय का शव मिल गया है। शुक्रवार को सेना के 2 जवान उस वक्त हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे जब वो गश्त पर निकले थे। इसके अलावा सेना के एक और भवन तमांग को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में हिमस्खलन में एक जवान की जान चली गई थी। इससे पहले 3 फरवरी को सियाचिन में नियंत्रण रेखा के पास सेना के अधिकारी समेत 10 जवान हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। शुक्रवार को लीबिया में हुई बमबारी में केरल की एक नर्स और उनके 18 महीने के बेटे की मौत हो गई। हमला सबरथा इलाके में हुआ जब सुनु अपने बेटे के साथ घर के पास ही थी। उसी वक्त बम का गोला अपार्टमेंट परिसर में आकर गिरा। सुनु मूल रूप से केरल की रहने वाली थी। वो 2012 से अपने पति के साथ लीबिया में रह रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हादसे की पुष्टि करते हुए वहां रह रहे भारतीयों से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा है कि सरकार लीबिया में रह रहे भारतीयों से संपर्क करने की कोशिश में है। वहीं यमन में बंधक बनाए गए केरल के पादरी को भी छुड़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पादरी को एक आतंकी समूह ने बंदी बनाया हुआ है। For that purpose, I immediately tried to contact the Union Minister for Western Affairs, but I am told that she will call back. I am expecting the call. At the same time, I am trying to contact the Indian Embassy in Libya also. So we will do our best to bring back all of them. और चलते चलते देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। चुनाव आयोग ने रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग ने कहा है कि कार्यक्रम में 5 राज्यों में लागू चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ग्रेनेड हमले में 3 लोग घायल हो गए। हमला बिजबेहरा में पुलिस स्टेशन के नजदीक हुआ। घायलों में 2 जवान शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने शनिवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के मुद्दे पर बात की। हाल ही में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से एक भारतीय को रॉ एजेंट बताकर गिरफ्तार किया था। 1990 में सरबजीत को भी पाकिस्तानी सेना ने बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजस्थान के जैसलमेर से 35 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर मथुरा और हरिद्वार के वीजा पर दूसरी जगहों की यात्रा करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना में सर्राफा कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक्साइज ड्यूटी में 1% इजाफे से नाराज सर्राफा कारोबारी 25 दिन से हड़ताल पर हैं। कारोबारियों का कहना है कि इससे सोने के दामों में इजाफा होगा, जिससे उन्हें और ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भूटिया सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भूटिया को दार्जिलिंग से हार का सामना करना पड़ा था।
नेपाल के बीरगंज में मधेसी फ्रंट के सदस्यों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शुक्रवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 14 मधेसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में शनिवार को 45वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी ढाका के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन ने समा बांध दिया। इराक की राजधानी बगदाद में शुक्रवार को हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 105 लोग घायल हैं। बगदाद के दक्षिणी इलाके में एक फुटबॉल मैच के बाद एक आत्मघाती हमलावर ने भीड़ के बीच खुद को बम से उड़ा दिया था। कोलकाता में हुए T20 विश्व कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 75 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 70 रन पर ढेर हो गई।